हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। बाय द वे गाइस, आज की जो कहानी है ये काफ़ी यूनिक और काफ़ी डरावनी होने वाली है। जिसने हमसे कहानी शेयर करी है वो नहीं चाहती कि उसके नाम रिवील हो, तो हम सबके यहाँ पर नाम चेंज कर देंगे। तो जो जो इस कहानी में आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहले होंगे परितोष, जो कि इस कहानी में जिनकी वजह से ये कहानी शुरू होती है। एंड देन उनकी वाइफ आती है अंशिका, एंड इनका एक छोटा सा 2 साल का बच्चा होता है जिसका नाम है अभी। इस कहानी में परितोष के मॉम एंड डैड, ये पांचों इस कहानी के थोड़े से मेन किरदार हैं। तो आप इन सब का नाम याद रखना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। परितोष एक गवर्नमेंट जॉब करते थे, काफी अच्छी जॉब थी, सीनियर लेवल पे थी, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन इस जॉब का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वो ये था कि टाइम टू टाइम इनकी ट्रांसफर होती रहती थी, आज यहाँ पर तो कभी वहां पर, और इसी वजह से ये अपना परमानेंट घर भी नहीं ले पाते थे। हमेशा इन्हें रेंट पे रहना पड़ता था क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था कि अगला ट्रांसफर का ऑर्डर कब आ जाएगा। और ऐसा ही होता है, मध्य प्रदेश में रह रहे थे, अचानक से एक ट्रांसफर का ऑर्डर आ जाता है और अब इन्हें जाना पड़ता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी इनका एक शहर के अंदर कहीं घर नहीं था। दरअसल शहर एक जगह आके ख़त्म होता है। इधर का हम नाम भी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि जिसने स्टोरी शेयर करी है वो नहीं चाहता कि नाम भी रिवील हो, नौकरी में बात आ सकती है। तो क्या होता है कि जहाँ पे ये शहर ख़त्म हुआ और यहाँ से गांव शुरू हुआ, बीच में एक बहुत बड़ा अच्छा सा रोड जाता है, मेन रोड होता है हाईवे वाला। वहीं पर हाईवे के रोड के जस्ट बगल में इनको एक बढ़िया सा घर मिल जाता है। अब ये पीजी या होटल टाइप नहीं होता, ये एक घर होता है, प्रॉपर घर। तो परितोष बोलता है कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसके पीछे फिर बहुत दूर जाना पड़ेगा। यही सबसे क्लोज था, इसके जो ऑफिस था परितोष का, उसके सबसे क्लोज यही घर पड़ रहा था। परितोष बोलता है यार यहीं रह लेते हैं। अब ये जो घर था इसके आसपास कुछ भी नहीं था, सिर्फ आगे पीछे देखो तो जंगल और खेत ही थे। बीच में से एक रोड जा रहा था जिसमें से बाइक, और सुबह के टाइम में बाइक गाड़ियां ये सब जाती थी, बट रात के टाइम में वो भी एकदम नामात्री हो जाती थी। अब परितोष अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। पहले होते हैं परितोष, उसकी वाइफ अंशिका, एंड देन उनका 2 साल का बच्चा। अब परितोष का क्या रहता था ना कि जब वो ऑफिस जाता था तो कभी कभी 2 दिन 3 दिन तक ऑफिस में ही रहता था। तो इस वजह से 1-2 बार ऐसे इंसिडेंट होते और अंशिका को ना बड़ा अजीब सा लगता है। घर बहुत अच्छा था, जगह भी अच्छी थी, आसपास हवा अच्छी थी, खेत थे, जंगल था, लेकिन खामोशी बहुत ज्यादा थी। कभी कभी तो हम जो शहर में रहते हैं, खासकर दिल्ली जैसे, हम खामोशी ढूंढने के लिए, पीसफुल जिंदगी जीने के लिए मर रहे हैं। यहाँ पे खामोशी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अंशिका जब वो खामोशियों में रह रही थी, इतना सुनसान इलाका था, तब उसको यही खामोशी खाने को दौड़ रही थी। एक अजीब सा डर था जो उन खामोशियों में लगता था। ऐसा लगता था जैसे कि आपके आसपास कोई है ही नहीं, कोई इंसान ही नहीं है, और अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। और इसीलिए अंशिका क्या करती है कि अपने परितोष के जो मॉम एंड डैड, मतलब अपने इन-लॉज को घर में बुला लेती है। बोलती है कि आप प्लीज आप भी यहीं आ जाओ और हमारे साथ ही रहो, क्योंकि ये अकेलेपन में जीना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसा ही होता है, इन-लॉज भी आ जाते हैं और अब ये पांचों साथ में रहने लग जाते हैं। अब ऐसी एक दिन की बात है, परितोष ऑफिस जाता है, रात हो जाती है और परितोष की कॉल आती है अंशिका को और बोलता है कि मैं ना 2-3 दिन तक घर नहीं आ पाऊंगा। अंशिका ज्यादा पूछती भी नहीं है क्योंकि ये चीजें बहुत नॉर्मल थी इनकी जिंदगी में। परितोष को एक्चुअली एंड टाइम में कोई काम आ जाएगा या फिर कभी कोई बड़ा आदमी आ जाएगा जिससे मिलने जाना पड़ेगा परितोष को, या फिर कोई इवेंट्स होंगे उधर जाना पड़ेगा। ऐसे ऐसे करके गवर्नमेंट जॉब थी, बड़ी जॉब थी, तो जाना पड़ता था उसको, उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अंशिका को अच्छा नहीं लगता था बट कुछ बोल भी नहीं सकती थी। अच्छा ठीक है, अब रात हो जाती है, ये लोग अपना डिनर करके सो जाते हैं। अगला दिन होता है और अंशिका अपने काम में बिजी थी और परितोष के पापा, जो कि अभी के दादाजी है, वो अभी को लेकर बाहर घुमाने लेकर गए थे। ऐसे ही खेतों वेतों में थोड़ा रोड वोड में घूम लेते हैं। 1 घंटा हो जाता है और वो अभी तक आए नहीं थे। और फिर अचानक से इनकी डोरबेल बजती है बड़ी तेज। तो अंशिका जाती है भागते हुए खोलने के लिए। जैसे डोर खोलती है वो देखते हैं कि परितोष के जो पापा होते हैं वो ना बहुत थके हुए और पसीने पसीने से लथपथ हुए पड़े हैं। पूछती है कि क्या हो गया, अब इतने पसीने क्या हुआ, सब ठीक? वो बोलते हैं कि ये अभी है ना, इसने मुझे बहुत दौड़ाया, और ये बोलकर वो अंदर चले जाते हैं। अंशिका को ये बात हजम नहीं होती कि 2 साल का बच्चा कितना ही दौड़ा लेगा, ऐसे कैसे, मतलब कहीं ना कहीं ये बात कुछ बन नहीं पा रही थी। तो ठीक है, वो दादाजी तो अंदर चले गए हैं, अंशिका ने अभी को पकड़ा हुआ है। अब वो गेट बंद कर रही है तो सामने देखती है तो उसको सामने कुछ अजीब सा दिखता है। मैंने बताया ना, सामने खेत ही खेत है बहुत दूर दूर तक, तो उसे लगता है ना कोई 4 पैरों में है और मतलब जानवर जैसा है, लेकिन जानवर भी नहीं लग रहा था। अंशिका इतना ध्यान नहीं देती, मतलब वो ध्यान से नहीं देखती क्योंकि दूर था, एंड वो डोर बंद कर रही है। बट फिर वो जब वापस उस साइड देखती है तो जो 4 पैरों में था वो अचानक से खड़ा हो जाता है और 2 पैरों में आ जाता है। अब अंशिका को लगता है कि शायद कोई होगा जो खेत वेत की वहां पे घास वास काट रहा होगा। जब घास काट रहा होगा तो नीचे बैठ जाता होगा, तो ऐसा लगता होगा कि 4 पैरों में ऐसे करके, और फिर बाद में वो खड़ा भी हो जाता होगा। कमर अकड़ जाती है तो ठीक क्विक करने के लिए। तो अंशिका ज्यादा ध्यान नहीं देती है, वो गेट वेट बंद करके अब वापस अंदर आ जाती है। अब वो अंदर आकर अपने काम में लग जाती है। बट जब वो अपने फादर इन लॉ को नोटिस करती है तो वो
वो देखती है कि वो ना जब से बाहर से आए हैं तब से वो बड़े डरे हुए, सहमे से, खोए खोए से लगते हैं। उन्हें कभी बुला भी दो तो एकदम से ऐसे चौंक जाते हैं कि हाँ क्या क्या हुआ ऐसे करके। शाम को अंशिका पारितोष से कॉल में थोड़ी सी बात करती है, उन्हें पूरे दिन का हाल बताती है। पारितोष उनको बताता है सारी अपनी चीजें, जो पूरे दिन हुआ, और अब सोने की बारी आ जाती है। अब अंशिका जब रूम में आती है तो देखती है जो अभी होता है इनके 2 साल का बच्चा, वो सो तो रहा था लेकिन बड़े अजीब तरीके से सो रहा था। मतलब कि उसने ना कंबल वंबल पूरा अपने सर के ऊपर ऐसे एकदम बांध के पूरा पैक होके सो रहा था। अंशिका जाती है और वो कंबल ऐसे खींच के थोड़ा नीचे करने की कोशिश करती है, और ना सफोकेशन ये सब भी हो सकती है। अब वो ये सब कर ही रही थी कि तभी पीछे से दादी जी आ जाती है और अंशिका को बोलती है कि लो बेटा मुन्ना को सुला दो। अंशिका जब मुड़ के देखती है तो दादी जी के हाथों में अभी होता है जो कि सो रहा था। अंशिका एकदम हैरान हो जाती है, पीछे मुड़ के वापस बेड की तरफ देखती है तो जो कंबल होता है वो एकदम नॉर्मल पड़ा हुआ है। और अंशिका को समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, क्या ये वहम था, क्या था। ठीक है, अंशिका ज़्यादा सोचती नहीं है, अब अभी को लेती है अपने गोदी में ऐसे रखती है और उसे जैसे सुलाने के लिए बेड के ऊपर रखती है। बेड ना बड़ा जैसे गद्दों वाला होता है ना, बड़ा सा बेड होता है, मतलब उसकी ऊंचाई काफ़ी बड़ी थी उस गद्दे की। तो जब वो अभी को उस पर रखती है ना तो ऐसा लगता है ना कि अभी के साथ साथ कोई और भी है जो उधर लेट गया लेकिन दिख नहीं रहा। मतलब कि जैसे ही अभी को रखा, अभी के साइड में जो गद्दा था वो भी ऐसे दब गया नीचे की साइड। मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई और भी वहाँ पे लेटा हुआ है, बस दिख नहीं रहा। अंशिका एकदम से हैरान हो जाती है, वो अभी को एकदम उठा देती है और अंशिका डरते हुए जो उसके बेड पे जो ब्लैंकेट बिछा हुआ था वो पूरे ब्लैंकेट को ऐसे हटा देती है। और जैसे वो उस पूरे ब्लैंकेट को हटाती है वो देखती है कि प्रॉपर ऐसा लग रहा है अदृश्य कोई इंसान है जो कि मैट्रेस पे लेटा हुआ है। मतलब बिल्कुल वहाँ पे ऐसा शेप बन गया है। अंशिका चिल्लाते हुए बाहर भागती है, सीधा अपने जो इन-लॉज थे जहाँ पे उनका रूम था उसके बाहर भाग जाती है। और जैसे ही अपनी सासू माँ के रूम के बाहर पहुँचती है, अंदर से उसकी सासू माँ की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो एकदम रोते हुए दरवाज़ा खोलती है तो अंशिका सामने देखती है कि जो उसके ससुर जी थे उनको पैरालिसिस का अटैक आया हुआ था। अंशिका एकदम घबरा जाती है, वो जो अभी होता है उसको एकदम ऐसे साइड में रखती है, दौड़ते हुए जाती है, पहले उनको शांत करने की कोशिश करती है। मतलब उसे भी एकदम से समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो पहले अपने ससुर जी को शांत करने की कोशिश कर रही है, उठा रही है अच्छे से ये वो, लेकिन ससुर जी पूरी तरीके से तड़प रहे थे। ऐसा लग रहा था मतलब उनकी बॉडी पूरी ऐसे हिल रही थी। कैसे कैसे करके अंशिका ससुर जी को उठाकर गाड़ी में बिठाती है एंड देन पारितोष को कॉल करती है, पूरा बताती है कि ऐसा ऐसा हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचो, और गाड़ी चलाकर हॉस्पिटल ले जाती है ससुर जी को। एंड देन हॉस्पिटल में ससुर जी को एडमिट कर दिया जाता है। तभी वहां पर पारितोष भी पहुंच जाता है, डॉक्टर एंड ऑल सबसे मिलता है। वहां पता चलता है कि उनके फादर की शुगर हाई होने की वजह से उनको अटैक आया था। तभी अंशिका का ध्यान अचानक से अपने बेटे की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि वो ये सब भाग दौड़ के चक्कर में अभी को घर में ही भूल आई है। सोफे में उसे लेटाया था और उसके बाद उसे याद ही नहीं रहा ये सब कब हुआ, और अब उसे जैसे याद आता है वो एकदम पागल हो जाती है। अब वो और पारितोष जल्दी से घर की तरफ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल से करीबन 20 से 25 मिनट दूर था। और जैसे ही अपने घर पे पहुंचते हैं, जैसे ही अपना मेन गेट खोलते हैं, इन्हें अपने बच्चे अभी के हंसने की आवाजें आ रही होती है। अंशिका एकदम से घबरा जाती है, उसके दिमाग में वापस वो बेड वाला सीन याद आने लग जाता है। वो एकदम से अंदर की तरफ भागती है तो देखती है कि उसका बेटा जगा हुआ था, अंधेरे में किसी को देख के हंस रहा था। अंशिका पारितोष आसपास देखते हैं तो कोई भी नहीं होता। वो अपने बेटे को गोदी में लेती है एंड देन ये दोनों वापस से हॉस्पिटल की तरफ चले जाते हैं। एंड वो रात उनकी वैसे ही बीत जाती है हॉस्पिटल में। उनके फादर को 5 दिनों के लिए हॉस्पिटल में रखने को कहा था। तो अगले दिन पारितोष, अंशिका और उनकी मदर इन लॉ ये तीनों वापस से घर में आ जाते हैं, ये सोचकर कि चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ये घर में एंटर करते हैं, इन तीनों के होश उड़ जाते हैं। घर के अंदर जितना भी सामान था सारा का सारा यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था, मानो कि किसी इंसान ने गुस्से में यहाँ का सारा सामान यहाँ वहाँ फेंक दिया हो। पारितोष को लगता है कि कल इतनी अफरा तफरी मची थी, उसी चक्कर में सामान यहाँ से वहाँ बिखर गया होगा और इसीलिए पारितोष इतना ज्यादा ध्यान देता नहीं है। लेकिन अंशिका के दिमाग में पहले तो वो बेड वाला सीन, देन उसके बच्चे का ऐसे हंसना, वो सब चीजें बार बार चल रही थी। और अब ये सामान का बिखरना, ये सारी चीजें अंशिका को बड़ी अजीब लग रही थी, बहुत खटपटी लग रही थी। ठीक है, वो सब एंटर कर गए और अंशिका अपना मेन गेट क्लोज कर ही रही है कि तभी उसे वापस से खेत में वो फिगर दिखता है, वो 4 पैरों वाला। पहले वो 4 पैर में होता है जो भी था, एंड देन वो वापस से 2 पैरों में खड़ा हो जाता है। बट इस बार जिस तरीके से उसकी मूवमेंट थी ना, वो बिल्कुल भी ह्यूमन टाइप मूवमेंट्स नहीं लग रही थी। वो बड़े अजीब तरीके से खड़ा हो रहा था, बड़े अजीब तरीके से 4 पैरों में ऐसे था, बहुत अजीब था जो भी था। वो जिस तरीके से हिल रहा था, अंशिका के पास वर्ड्स ही नहीं है कि वो कैसे एक्सप्लेन करे। अंशिका ने जोर से घबरा के गेट बंद करा, ताला लगाया और पलट कर देखा तो उसके पीछे हॉल के अंदर का बल्ब तेज से फ्लिकर हो रहा था और एकदम से वो बल्ब फूट जाता है। अंशिका एकदम से चिल्ला देती है, पारितोष, और चिल्लाते चिल्लाते पारितोष को बुलाती है। पारितोष भी भागा भागा जब आता है तो देखता है कि अंशिका डोर के पास झुककर बैठी हुई थी, अपने कानों को पकड़कर। उससे पूछता है कि क्या हुआ।
तभी अंशिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी सास भी वहां पर आ जाती है। अब अंशिका इनको बताने जा ही रही थी कि तभी ना अंशिका को कोई घर के अंदर भागता हुआ दिखता है, कुछ परछाई सा। और इस बार ये सिर्फ अंशिका को नहीं दिखता बल्कि पारितोष को भी दिखता है। पारितोष को लगता है कि कहीं ये कोई चोर तो नहीं है। वो तुरंत उस परछाई के जहाँ जिस साइड वो परछाई गई थी उस साइड भागता है, लेकिन जब वो उस साइड भागकर आसपास देखते हैं तो आसपास कुछ भी नहीं होता। पारितोष अभी इनके पास आ ही रहा था कि तभी एक रूम से इनको इनके बेटे के रोने की आवाज आने लग जाती है। और पारितोष के वो रूम जस्ट बगल में था, तो पारितोष उस रूम में जाता है, अपने बेटे को उठाता है, और जैसे उठाता है ना, पारितोष की बहुत जोर से चीखें निकल जाती है। अंशिका और पारितोष की माँ दौड़ते हुए पारितोष के पास जाती है तो देखती है कि जो अभी होता है वो जमीन पे गिरा पड़ा है और पारितोष के चेहरे के पूरे रंग बिगड़ चुके हैं। अंशिका अपने बेटे को उठाती है और जो सासू माँ होती है पूछती है कि क्या हुआ, तू ये नीचे कैसे पड़ा हुआ था, इसको लगी तो नहीं, मुन्ना को कुछ हुआ तो नहीं। पारितोष बताता है कि मुझे पता नहीं, मैंने ये रो रहा था और जब मैंने आके इसको उठाया और इसका चेहरा देखा तो वो इतना डरावना, इतना बिगड़ा हुआ था कि मेरे हाथ से छूट गया। अंशिका ये सुनते ही सारी बात बताना शुरू कर देती है। वो बताती है कि उसने भी यहाँ पर कई सारी डिस्टर्बिंग चीजें ऑब्जर्व करी है। सबको यही लग रहा था कि घर में कोई दिक्कत है, और वो सब उस दिन जो शहर में उनके फादर एडमिट हुए थे उसके पास एक लोकल होटल था, उसी को बुक कर लेते हैं। एंड देन वो सारे उसी होटल में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। होटल में आकर सब सेफ फील कर रहे थे। रात की भागदौड़ और सुबह इतना सब हो जाता है, उससे ये सब और ज्यादा थक जाते हैं, तो ये होटल में जाकर पहले तो आराम करते हैं और उनका दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात में पारितोष अपने फादर के पास रुका हुआ था और उसकी मदर और उसकी वाइफ होटल में थे। अंशिका और उसकी सास दोनों सो रहे थे। तभी उनकी आंख किसी आवाज के कारण एकदम से खुल जाती है। वो देखते हैं कि अभी जो होता है वो दीवार के पास बैठा हुआ था और काइंड ऑफ हंस रहा था और बार बार ऐसे ऊपर देखे जा रहा था। अब अंशिका जाती है कि अभी तुम वहां क्या कर रहे हो, उसे जैसे गोद में उठाती है, अभी एकदम से ऐसे हिलने लग जाता है और बार बार उसके बाल नोचने लग जाता है और पता नहीं हाथ पैर मारने की कोशिश करता है। उसकी फिंगर तक अंशिका की आंखों में लग जाती है और जैसे ही अंशिका पीछे हटती है अभी अपने सर को जमीन पे मारने लग जाता है। ये मंजर देखकर जो सासू माँ होती है वो दौड़ते हुए आती है कि अरे मुन्ना क्या कर रहे हो, मुन्ना क्या कर रहे हो, ऐसे करके जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है। वो सेम चीजें अपनी दादी के साथ भी करता है। उसकी आंखों में उंगली डाल दी, उसके बाल पकड़ के नोचने लग गया और अपना सर बार बार जमीन में मार रहा है। ये सब काफी शोर शराबे के साथ हो रहा था। तो वहां पर जो नॉर्मल सर्विस वाला होता है वो आता है और रूम सर्विस वाला जब आता है वो ये पूरा मंजर देखता है तो जाकर अभी को ऐसे पकड़ता है, क्योंकि कोई बच्चा अपने जमीन पे सर मार रहा है तो बहुत डेंजरस है और बहुत खौफनाक है वो पूरा मंजर। जैसे वो रूम सर्विस वाला अभी को पकड़ता है, अभी एकदम से शांत हो जाता है और एकदम रूम सर्विस वाले के कंधे पर ऐसे सर रख के सो जाता है। जो सर्विस वाला होता है वो कहता है कि शायद इसको फीवर होगा, बच्चों को कभी कभी जब बहुत हाई फीवर होता है तो ऐसे उठपटांग सी हरकतें करते हैं। अंशिका और उसकी सासू माँ क्या करते हैं, अभी को हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहीं पर जहाँ पर अंशिका के जो ससुर थे वो भी हॉस्पिटलाइज थे, वहां पर ले जाते हैं। डॉक्टर को बताते हैं, अभी का पूरा चेकअप होता है और चेकअप के बाद भी ऐसा कुछ नहीं था, मतलब कोई फीवर नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी की अगर जो स्टेट थी वो एकदम नॉर्मल थी। अब इस समय पर पारितोष ने अभी को ऐसे पकड़ा हुआ है, यहाँ पर अभी और ऐसे पकड़ा हुआ है और एकदम से अभी की आंखें खुलती है। अपने सामने अपने पापा का चेहरा देखकर वो वापस से एग्रेसिव हो जाता है और सेम वैसी हरकतें करने लग जाता है जैसा वो होटल में कर रहा था। डॉक्टर भी उसको ऐसा देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं कि ये 2 साल का बच्चा आखिर ऐसे इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, क्या रीजन होगा इसके पीछे। अब उसको जैसे तैसे करके ये सब वहां से ले जाते हैं। अब जब ये कार में बैठते हैं तो अभी भी बहुत ज्यादा एग्रेसिव था, यहाँ वहाँ हाथ मार रहा था, रो रहा था। और उसको ऐसा करते हुए देखकर पारितोष की मम्मी जो होती है वो बोलती है कि बेटा एक बार ना कहीं मंदिर ले चलो। पर रात काफी हो चुकी थी और इस समय कौन सा मंदिर खुला होगा इनको ज्यादा आइडिया भी नहीं था। ये लोग मंदिर ढूंढते ढूंढते यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। जो एक रोड था बस आगे पीछे खेत जंगल यही सभी दिख रहे थे कि तभी इन्हें अचानक से एक मंदिर दिखता है जो कि काइंड ऑफ पर्सनल मंदिर था। वो ऐसा मंदिर नहीं था, वो एक घर के अंदर बनाया हुआ टाइप मंदिर था, लेकिन था बड़ा, काफी बड़ा। तो ये लोग उसी चक्कर में जाते हैं और जिनके घर में वो मंदिर बना हुआ था, बड़ा सा मंदिर, मूर्ति उर्ति सब स्थापित थी वहां पर, तो उन घर वालों को उठाते हैं। अब वो फैमिली आती है, पारितोष और अंशिका उनको बोलते हैं कि आप प्लीज एक बार अपना मंदिर प्लीज खोल देंगे, एक बार बस हमें माथा टेकना है। ये लोग भी बिना कुछ पूछे मंदिर खोल देते हैं। जिसके बाद ये लोग जैसे ही मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, जो अभी होता है वो एकदम शांत हो जाता है। अब जो वहां पर जिनका ये मंदिर था वो लोग ये सारी चीजें देखते हैं और वो पारितोष को बोलते हैं कि शायद इसके साथ कुछ पैरानॉर्मल चीजें हो रही है, आपको किसी पंडित के पास जाना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए। पारितोष को कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कौन पंडित है, कौन सही पंडित है, कौन नहीं है, मतलब कुछ आइडिया नहीं है। तो यही मंदिर वाले ही इनको एक एड्रेस देते हैं, फोन नंबर देते हैं और वो बोलते हैं कि ये पंडित जी हमारे जानकार के हैं, आप इनके पास जाइए और इनको जब दिखाएंगे तो वही इसका हल निकाल पाएंगे। ठीक है। अब पूरी रात ऐसे बीत जाती है। अब सुबह होती है। सुबह पारितोष क्या करता है, जो अपनी मम्मी को अपने पापा के पास हॉस्पिटल में छोड़ देता है एंड देन अंशिका और अभी के साथ गाड़ी में निकल पड़ता है उस पंडित जी के पास जाने के लिए। अब जब पंडित जी पहली बार अभी को देखते हैं तो समझ जाते हैं
कि हाँ, इसके साथ कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वहाँ पर एक पूजा करवाई जाती है। ये पूजा करीबन 2-2.5 घंटे तक चलती है। एंड देन पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी अभी को एक ताबीज गले में पहनाते हैं और बताते हैं कि इस बच्चे पे किसी आत्मा का साया लग गया था। पारितोष को लगा शायद वो घर में प्रॉब्लम रही होगी, तो पंडित जी उन्हें बताते हैं कि घर में कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल अभी किसी ऐसी जगह चला गया था जहाँ पर एक आत्मा थी और वो आत्मा अभी से अट्रैक्टेड हो गई थी। क्यों? क्योंकि अभी तक मुंडन नहीं हुआ था। उसके जो बर्थ वाले बाल थे वो अभी तक उसके सर में थे। दरअसल ये बोला जाता है कि जब तक बच्चे का मुंडन नहीं होता, उसके बर्थ वाले बाल जब तक उसके सर पे रहते हैं, उसको कहीं अनजान जगह नहीं ले जाना चाहिए। इनफैक्ट अनजान जगह के साथ साथ कहीं धार्मिक स्थल में भी नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो बर्थ वाले बाल के साथ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे ही पंडित जी ये सारी चीजें बताते, एकदम से अंशिका को याद आता है वो दिन जब फादर इन लॉ जो थे वो अभी को लेकर गए थे और एकदम डरते हुए वापिस आए थे। पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, वही दिन था जब आपके बेटे पर पहली बार वो अट्रैक्ट हुई थी। जो आपके फादर इन लॉ की हालत है वो भी उस आत्मा की वजह से ही हुई है, क्योंकि वो पहले और आखिरी इंसान थे जिन्होंने कुछ ऐसा अजीब सा महसूस करा था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद पारितोष और अंशिका अब उस घर में नहीं रहते हैं। वो घर हॉन्टेड नहीं था भले ही, लेकिन पता नहीं क्यों इन्हें अब उस खाली जगह में डर लगता है। पारितोष अगले ही दिन किसी शहर में एक अच्छे से घर में शिफ्ट हो जाता है। भले ही उसका ऑफिस वहाँ से दूर पड़े, बट वो चलेगा। वो 1 घंटे की जगह 2 घंटे ट्रैवल करने के लिए रेडी है, बट अपने घर वालों को ऐसे सुनसान जगह अब नहीं छोड़ेगा। तो एक अच्छे से शहर में बहुत सारे लोगों के बीच अब वो घर ले लिया उसने और अब सब के सब वहीं पर रह रहे हैं। ये थी अंशिका की स्टोरी, ये थी पारितोष की स्टोरी। और अब जो पारितोष के पापा है वो भी एकदम ठीक हो चुके हैं, तो सब कुछ हैप्पी चल रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।